जय हिंद बच्चों, आज बात करेंगे नीट के एग्जाम की कि क्या हम नीट के एग्जाम में फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हैं। डेफिनेटली ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं उस पर बात करेंगे। बच्चों की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो भी मेरे पास है, उन पर भी बात करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये है, आप एक चीज समझ लें, जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आप सोच रहे मैं एग्ज़ाम दूंगा, पता नहीं मैं ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, मैं तो वीक हूँ, मेरे को 11th में ही बड़ी मुश्किल से फिजिक्स में क्वेश्चन हो पाते थे, 12th में बड़ी मुश्किल से न्यूमेरिकल को खींच पाया। अगर आपने 12th कर रखा है और आप इस टाइप की बातें सोच रहे हैं तो नहीं आ, मैं तो कहूँगा फिर नहीं आ सकते। सबसे पहले तो आपको आप अपने ऊपर भरोसा करना है ना, कि भाई जब मैंने नीट का एग्ज़ाम देना है तो मुझे फिजिक्स में एफर्ट करना है और मैं फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 ला सकता हूँ। अगर मैं मेहनत से डट जाऊँ, लग जाऊँ, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। क्यों नहीं लेके आऊँगा मैं? तो उसी पे डिस्कस करेंगे। तो देखो एक चीज़ समझना, हम दो तरीके से इस बात को समझेंगे। पहली चीज़, हम उन बच्चों की बात करेंगे जो अभी 11th में आए, 10th का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आ गया, 11th में आ गए, वो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं नीट के एग्ज़ाम। फिर हम उसके बाद बात करेंगे उन बच्चों की जो 12th कर चुके हैं और अब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो अभी 10th से 11th में आए। देखो, जो 10th से 11th में आए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि जिस एग्ज़ाम को हम देने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें उसका क्राइटेरिया समझना है कि भाई एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने फिजिक्स के, कितने केमिस्ट्री के। तो आपको पता, सिंपल सा, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फंडा तो है नहीं, सिंपल सा है कि भाई 45 आते हैं फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, और जो 90 क्वेश्चंस हैं जिसमें 45 जूलॉजी और 45 बॉटनी, यानी कि बायो से। आप सिंपल समझें कि बायो जो आप 11th 12th में पढ़ेंगे, उसी बायो से 90 क्वेश्चन आने। समझ आ रही बात? और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। बाकी तो जब आप फॉर्म भरेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है कि 180 क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें 45 क्वेश्चन जो हैं वो फिजिक्स के हैं, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल हो गए हमारे 180 मार्क्स। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई इसमें जो एग्ज़ाम में हम बैठ रहे हैं या जो एग्ज़ाम हम देंगे, उसमें प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई यही तो है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बुक लेंगे सबसे पहले। तो जैसे मैं बताऊं, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं आपको एक बुक दिखाता हूं, मेरे पास है, ये MTG की बुक है। तो इसमें लिखा हुआ देखो 32 ईयर्स नीट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, जब आप ये बुक ले लेंगे तो ये ले लें या दूसरी ले लें, कोई, मैं ऐसा नहीं कि मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई भी बुक ले लें, तो उससे क्या रहेगा, आपको लास्ट 32 ईयर में फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए उसका एक आइडिया लग जाएगा। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट की इसमें आती है, जैसे केमिस्ट्री की आएगी, और इस एक बुक में जैसे मैंने आपको ये दिखाया, इसमें 11th 12th दोनों का, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, इसमें 11th का और 12th का दोनों की कंबाइंड है ये। तो ऐसे ही आप केमिस्ट्री की एक ले लें और ऐसे ही आप बायो की ले लें। तो इससे क्या रहेगा, ये 3 बुक से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में कैसे नीट में एग्जाम पूछे गए। देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर लास्ट 2 इयर्स की बात करें, यानी कि प्रीवियस 2 इयर्स की बात करें, यानी कि 2019 और 2020, इसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो थोड़ा इजी पूछे गए थे। अगर हम कंपेयर करें उससे पहले के एग्जाम की बात, अगर हम उससे पहले की बात करें, यानी कि 2019 और 20 में जो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़ा इजी पूछे गए थे। उससे पहले अगर देखें तो लेवल थोड़ा ऊपर था। तो पहली चीज़ तो ये हो गया कि आपको इस बुक से एक आइडिया ये लग जाएगा कि भाई हमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कैसे पढ़ना है। तो वो क्या होता है, अगर हम 11th 12th की बात करें तो 11th 12th में क्या होता है, थोड़ा अगर आप उनके NCERT के न्यूमेरिकल देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं, छोटे भी हैं लेकिन बड़े बड़े भी हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझ लें कि नीट के एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते। आप सोचो 1-1.5 पेज का सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, वहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप देखेंगे तो आपको खुद उससे आइडिया लगेगा। दूसरी चीज़ ये है
अब बच्चे बात कर रहे हैं कि भाई एक तो ये चीज़ हो गई कि हमने बुकलेट ले ली, हमें एक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे एक आइडिया लग जाएगा। दूसरी ये, अगर बच्चा 11th में है तो उसको क्या उसी समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है बुक खरीदना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वहाँ तो आपको पता है कि वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल की बुक अलग आती है। अब जब आप 11th-12th में जो आप बुक्स लेंगे, जैसे बहुत सारी पब्लिकेशंस की आती हैं, प्रदीप की आती है और ये दिनेश की, GRB की और अरियंत की और SL अरोरा, सिंप्लीफाइड फिजिक्स के नाम से SL अरोरा उसके राइटर, तो ऐसे बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो बात ये कि इनसे काम चल जाएगा या 11th वाले बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए अलग से बुक लेना। तो आप एक चीज बात समझ लें कि भाई देखो, अब इसमें क्या है, इसमें कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का है, वो पता चल रहा है हमेशा फर्स्ट क्लास से अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहा है, तो उसके लिए फंडा अलग रहेगा, वो लेना चाहता ले ले। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक एवरेज स्टूडेंट की। सीधी सी बात है, देखो भैया ऐसा है जो बहुत विकट तेज है, जो कह रहा है मैं तो बहुत विकट तेज हूँ, या वो 99% वाला है, तो उसकी तो बात ही मत करो। वो तो जो करे वो सही कर रहा है, समझ लो, ठीक है। जब वो तो 99 ला रहा है तो क्या बोलोगे बताओ। लेकिन हम बात उनकी कर रहे हैं जो एवरेज स्टूडेंट है। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं तो ये बोलूँगा कि जो आप ये बुक्स लाओगे, जैसे कोई भी बुक आपने एक रेफरेंस बुक ले लिया, चाहे आपने प्रदीप की ले लिया, दिनेश की ले लिया या SL ले लिया कोई, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के उसमें भी हैं, तो और छोटे छोटे भी क्वेश्चन। तो आप 11th-12th में उन्हीं को पढ़ें, और उसमें से ही जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात बता रहा हूँ, आपको स्कूल के हिसाब से तो करना ही करना है, लेकिन आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर उसी, आप सब सोच रहे हैं कि मैं तो 11th से ही करना है, तो आप क्या करें, उन छोटे छोटे क्वेश्चन पर भी ध्यान दें, किस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे से फॉर्मूले लगाकर हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं कि उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 12th कर चुके हैं, अब वो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो देखो एक ये तो फिक्स है, जैसे मैंने कहा कि आप लास्ट 32 ईयर्स के या जो भी 30 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो तो आप भी खरीदो, क्योंकि उससे आपको भी आइडिया लगेगा। अब आपने खरीद लिया, आपने को भी एक आइडिया लग गया। अब दूसरी बात ये है कि भाई आप कौन सी बुक खरीदो, बहुत सारी बुक्स हैं, आप जाओगे दुकान पे वो आपको लाइन लगा देगा, दिखाए ये बुक ये बुक ये बुक। अब आप देखो, तो देखो उसमें क्या है, अगर आप मुझसे पूछोगे मैं एडवाइस करो तो मैं आपको सिर्फ एक बुक बता रहा हूँ। आप पहली चीज़ तो ये, आपको जो भी बुक अच्छी लगे वो आप एक खरीद लो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बता रहा हूँ, अरियंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसके राइटर DC पांडे, मैं मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये DC पांडे, ये इस पर लिखा वॉल्यूम 2। तो इसमें क्या है, इसकी 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 जो है वो है 11th की, मतलब उसमें आपका 11th का सिलेबस होगा, और वॉल्यूम 2 में 12th का है। आप एक बुक इसे ले लें, ये एक बुक ही सफिशिएंट है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, एक बुक 2 बुक 3 10 20 बुक। भैया आप बुक तो खरीद के तो ला सकते हो, लेकिन आप 5-10 बुक कर नहीं सकते। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप कर नहीं सकते। फिर वही बात है, अगर कोई कहे कि उस बच्चे ने कर लिया, उस बच्चे ने कर लिया, कोई कह रहा है, तो देखो जो 99% वाला है वो कुछ क्या कह रहा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक एवरेज 60 70 80, समझे, 90% वाले बच्चे की बात कर रहा हूं। मगर जो 90 जो कह रहा है मैंने तो 99% नंबर, उनकी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। वो कह रहा है मैंने इतनी बुक कर ली, इतनी बुक कर ली, उनको छोड़ दो। आप समझो बात को, आप एक बुक लो, एक ही बुक करो, सही से एक ही बुक के क्वेश्चन करो और बार बार करो। एक बुक के क्वेश्चन करने पे, अब आपको लगेगा एक ही क्वेश्चन बार बार करने से क्या हो, एक ही क्वेश्चन को जब आप बार बार करेंगे, मतलब आपने एक बार कर लिया, दोबारा फिर करें, तो आप दोबारा करेंगे, आप फिर अटकेंगे उसमें। जब दोबारा करने पर अटकेंगे इसका मतलब आप भूल जा रहे। जब आप 3rd टाइम करेंगे 4th टाइम, तो एक ही बुक को जब आप बार बार करेंगे तो
सेकंड टाइम में आपका टाइम और कम लगेगा, थर्ड टाइम में जब आप करेंगे और कम लगेगा। तो उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, मतलब उसके साथ फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होगा। कॉन्सेप्ट डेवलप का मतलब ये है आपको समझ में आएगा। पहली बार हमने क्वेश्चन कर लिया, पहली बार दिमाग लगाया तो सिर्फ क्वेश्चन ही हुआ। अब दोबारा करा तो क्वेश्चन तो जल्दी स्पीड से हो गया, तो दूसरी चीज दिमाग में आने, अच्छा इसमें ऐसा करा था तो इसलिए ऐसा करा, इस क्वेश्चन में ऐसा करा तो इसलिए ऐसा करा, तो वो चीज आपको आने लगेगी। अब पता लगा आपने 8-10 बुक खरीद लिया है, कभी इस बुक में देख लिया, कभी इस बुक में देख लिया, को समझ में नहीं आ रहा। बुक खरीदना तो बहुत आसान है, बुक गए दुकान पे से लेके चले, लेकिन भैया उसे करे कौन? ऐसे नहीं हो जाएंगे बुक, ऐसे आपने 8-10 बुक ले आते हैं ना, आप जब एक बुक करके देखना, आप कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं डीसी पांडी का जो है मैं वो कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ या अरिहंत की बुक का कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। कोई बुक ले आओ, आप उसे करके देखो, पूरी एक ही बुक करके देखो, फिर उसमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको आ रहा है या आप भूल जा रहे हो, तो इसका मतलब अगर भूल जा रहे हो तो फिर करना है उसी को। तो एक ही बुक आप अच्छे से कर लो, वही काफ़ी है, वही काम गाड़ी निकालेगी बहुत आराम से, बहुत अच्छे से निकालेगी। अब क्या होता है, चलो आपने बुक भी ले लिया, आप कर रहे हैं। अब कई बच्चों को क्वेश्चन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, बच्चे बोले मेरे 60% है, मेरे 70% है, मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा नहीं निकाल लूँगा। भाई देखो, अब फिर भाई 90% से ऊपर वाला तो बोलेगा नहीं, मैं तो एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो पहली चीज़ समझ लो, 60% वाला भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, 70% वाला भी निकाल सकता है, 80% वाला भी निकाल सकता है, और 90% से ऊपर वाला वो तो निकाल ही सकता है। मगर मैं नहीं कह रहा हूँ निकल जाए, मैंने कहा निकाल सकता है, सब निकाल सकते हैं। बात कर रहे हैं हम 60%, 70% वाले की बात। देखो क्या है भाई, सब वही बात फिर आ जाती, आपको अपने ऊपर पहले तो भरोसा करना। अगर आपको मन में है कि भाई मुझे नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप ये समझ लो 60% वाला भी निकाल सकता है, 60% वाला भी। इन नंबरों से कोई मतलब नहीं है, इन नंबर से कोई, क्योंकि इसके कोई आपको बेनिफिट तो मिल नहीं रहा कि भाई आपको 90% से ऊपर वाले का है तो उसको कुछ 12th के नंबर जुड़ जाएंगे नीट के एग्जाम में, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो नंबर आपके 12th में है कि भाई आपको 12th में 60% है, 70% है, 80% जो भी आ गए, भाई नीट का एग्जाम अलग हो रहा है, उसमें 12th के नंबर जुड़ नहीं रहे, तो इन नंबरों से कोई मतलब नहीं। हाँ इतना जरूर होता है कि भाई देखो क्या होता है, जैसे 60% 70% वाला बच्चा, तो वो उसके मन में ये आती है कि भाई 90% वाला वो ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा तेज है, ठीक है, वो चीज़ों को जल्दी समझ लेता है, भाई ऐसा पॉइंट होता है, ये माने हम भी बोल रहे हैं ये। लेकिन फिर आप ये बात एक चीज़ समझो, आपने बचपन में कहानी पढ़ी खरगोश वाली और कछुआ वाली, उन दोनों में कॉम्पिटिशन हो जाता, क्या होता है, कछुआ जो होता है वो धीरे चलता और खरगोश चलता तेज। तो खरगोश वहीं जब दोनों में रेस होती तो खरगोश जो होता क्या करता, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता, वो बैठ जाता, सो जाता है, कछुआ चलता रहता कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, वो पहुंच जाता, जीत जाता। देखो आप ये समझो, ये यही है। देखो मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर समझोगे तो मैं कहूँगा जो खरगोश है उसको मैं तेज दिमाग वाला बच्चा बोलूँगा, और जो कछुआ है वो एवरेज बुद्धि वाला बच्चा। तो ये आपको जो कहानी है ये बताती है, अगर आप कॉन्स्टेंटली लगे रहेंगे किसी चीज़ में तो सक्सेस आपको मिलेगी। तो नीट का एग्ज़ाम भी क्या, नीट का एग्ज़ाम भी ऐसी एग्ज़ाम है, उसमें मेहनत चाहिए। उसको अगर आपको क्रैक करना है तो उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी। देखो अब मैं तो ये भी कह देता हूँ भाई आपको पता चल जाएगा कि आपका होगा या नहीं होगा। अब बच्चे के कहते सर ऐसे कैसे पता चल जाएगा, हमें होगा, हमारा एग्ज़ाम में हमारा कभी नीट के एग्ज़ाम हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ आपको पता चल जाए। अब आपको कैसे, देखो जब आप बेचैन रहने लगे समझ लो अब आपका टाइम आ गया है और आपका अब सिलेक्शन होगा। अब आप कहोगे बेचैन का क्या मतलब, बीमारी हो गई, बीमारी को नहीं कह रहा हूँ। आप कोई भी पढ़ाई के अलावा काम कर रहे हैं तो आपको वो काम में मन नहीं लगेगा, मतलब आपका मन वहीं रहेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, इस चीज़ का रिवीजन करना, इस टाइप की जब फील आ जाती है। आप कहीं प्रोग्राम में गए, आपको जाना, पहले तो ज़्यादा टाइम के लिए जाना नहीं, वो भी मैं भी बताऊंगा कि आप चले गए पूरे दिन के लिए, ऐसा भी नहीं होना। जैसे 1-2 घंटे के लिए गए या आधे घंटे के लिए गए कहीं पर, तो आपके दिमाग में वही चल रहा है कि नहीं मुझे फटाफट यहाँ से जाना है घर और फिर मुझे पढ़ना है।
आपको घर वालों ने कोई ज़रूरी काम बता दिया, आपके पेरेंट्स ने, आप वो काम कर तो रहे हो आधे घंटे के लिए, लेकिन तब भी आपका मन कहाँ लगा है? आपका मन वहीं लगा है पढ़ाई में, कि आपको जाना है और ये टॉपिक अब कंप्लीट करना है, इसके नोट्स बनाना है, इसको याद करना है। आप रात को सो रहे हो तो आप सोते टाइम भी आपको रात में भी नींद नहीं आएगी। मैं ये 100% बता रहा हूं। जब ये फील आती ना, आप लेटोगे तो आपको बस ये रहेगा, यानी कभी कई बार तो ऐसा होगा कि आप सपने में भी ऐसा आएगा कि अरे मैं उठ गया हूं, मैं पढ़ रहा हूं, इस टाइप की फील, ये समझ रहे हैं, इस टाइप की फील। एपीजे अब्दुल कलाम का एक थॉट है, सपने ऐसे देखो जो आपको सोने ना दें। सोने नहीं देगा, ये 100% बात है उनकी, कि अगर आपके मन में आ गया तो आपको नींद आएगी ही नहीं। कि अगर आपके मन में ही आ गया कि मुझे नीट का एग्जाम क्रैक करना है, और आपका मन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, जो ये फील आ गई कि मुझे हर हालत में से क्रैक करना, तो फिर आपका मन कभी भी किसी दूसरे काम में नहीं लगेगा जब तक कि आप नीट के एग्जाम को क्रैक नहीं कर लोगे। कोई भी काम करोगे अच्छा नहीं लगेगा। अब आपने पूरे दिन पढ़ाई की, रात को आप सोने जा रहे हैं, सो रहे हैं, जैसे आधा एक घंटा हुआ तो आपको ऐसा लगेगा अरे कहीं ऐसा तो नहीं मॉर्निंग टाइम हो गया, अर्ली मॉर्निंग मैं तो उठ के पढ़ता हूं, ये फील आने लगेगी। आप, ये फैक्ट है। जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और उन कई बच्चे होंगे ऐसे जो इस पैटर्न पर चल रहे होंगे, तो उनको समझ में आ रहा हो। तो मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप में ये फील आ जाएगी नहीं कि आपका मन किसी भी काम में नहीं लगे, सिर्फ पढ़ाई के अलावा, तो समझ लो अब आपका टाइम आने वाला है, या आपका टाइम आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये फील अपने अंदर डेवलप करें और उसके साथ मेहनत से पढ़ें। देखो, आप नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब क्या हो रहा है? अब आपसे किसी ने कहा भाई आज पड़ोस में शादी है, तो देखो एक चीज में उसमें भी आपको एक पॉइंट बता दूं। देखो, कई लोग कहते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या है। मैं अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। कई बच्चे कहें 24 घंटे में से किसी ने नीट का एग्जाम निकाल लिया, बोलिया भैया मैं तो 4 ही घंटे सोता। तो देखो भैया, एक बार बता दूं, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता कि 24 घंटे में से 4 घंटे आदमी सो रहा है और बाकी 20 घंटे पढ़ रहा है। देखो, मेरा मानना ये है कि 24 घंटे में से उसको 8 घंटे जो है वो सोना ही सोना है। क्योंकि भैया जो दिमाग है ना, ये भी एक मशीन है, इसको भी रेस्ट चाहिए, और अगर इसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो ये बैकअप कैसे देगी? इससे आपको 100% काम लेना है, तो इसको भी तो भैया थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप 8 घंटे तो सो। अब 8 घंटे जब आप सो लिए, तो जो बचे 24 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे तो हमने निकाल दिए। समझ में आया नहीं आया? तो कितने घंटे? 16 घंटे बचे। अब जो 16 घंटे बचे, उसमें से 1-2 घंटे आप और निकाल दो। भाई नहाना भी है, खाना भी है, इस चीज के 2 घंटे में और निकाल दे रहे, तो बचे 14। अब 14 घंटे में पढ़ना है। अब 14 घंटे तो पढ़ना हमें। अब दूसरी चीज क्या होता है? अब बात आती है कि भाई मैं नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं शादी में जाऊं नहीं जाऊं, बर्थडे पार्टी में जाऊं नहीं जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब कई लोग क्या बोलेंगे, तुम कहीं मत जाओ, तुम कतई पढ़ते रहो। अरे भाई देखो, लगातार कैसे पढ़ते रहो भाई? दिमाग है, दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। देखो, स्कूल में जो पीरियड होता है ना, एक पीरियड 40 मिनट का होता है। अब वो पीरियड होने का 2-3 पीरियड के बाद क्या होता है? फिर उसके बाद इंटरवल हो जाता है, कभी कभी उसके बीच में गेम्स का पीरियड हो जाता है, कभी कभी किसी में आर्ट्स का पीरियड, म्यूजिक का पीरियड, ऐसे मतलब अलग अलग छोटी क्लास में डाल देते हैं। फिर 11th-12th में तो फिर नहीं होते ही, गेम्स का तो उसमें होता। तो आपको समझना है, देखो आप ऐसा नहीं कर सकते आपकी भी कमरे में बैठ गए और लगातार ऐसे बैठे पड़े 14 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, आप करके देख लो 8-10 दिन। अब 1-2 कोई निकल आया, उसको मैं नहीं बोल रहा हूं। आप 1 महीने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाएगा। तो अब आपको करना ये है कि भाई आपको अगर किसी का बर्थडे, आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात ही समझना है, उसका भी एक तरीका है। मान लो किसी के अड़ोस पड़ोस में शादी है या कोई, अब जैसे कहीं ऐसी शादी में नहीं चले जाना है, जैसे अब पता चला आप पूरे चले गए, 2-3 दिन के लिए छुट्टी हो गई, पता चला दूर कहीं जा रहे हैं, 1 दिन जाने में 1 दिन आने में 2 दिन, ऐसे शादी में नहीं जाना है।
आपको ऐसी शादी में जाना है, आपको पता है कि मैं जाऊंगा और भैया 1.5-2 घंटे में मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करके आऊँगा। जब बर्थडे का प्रोग्राम है तब और शादी का प्रोग्राम है तब, इतनी देर में मैं उसको अटेंड करके घर आ जाऊंगा। मतलब मैं गया, मान लो थोड़ी दूर है, 5-10 किलोमीटर, आप बाइक से गए, किसी के साथ गए, 1 घंटा वहाँ एंजॉय करा, अब भैया खाया पिया भाग आए। अब उसमें भी क्या है, उसमें भी ये नहीं है कि भैया रोज ही दोस्त का, कभी इस दोस्त का बर्थडे हो रहा है, कभी उस दोस्त का बर्थडे हो रहा है, ये भी नहीं। पता चला हफ्ते में 3-4 बर्थडे मार दिए, ठीक है, बचे 3-4 दिन शादी मार दी, तो ऐसा भी नहीं है। अरे भाई एक हफ्ते में मान लो एक हफ्ते 15 दिन में किसी दोस्त का बर्थडे हो गया, या महीने में कोई एक शादी आ गई, तो का एक बर्थडे में चले गए, शादी में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। पर पता चल रहा वहाँ पे तो पता चल रहा रोज ही 1-2 दोस्त का किसी न किसी का बर्थडे है ही, तो फिर ऐसा बर्थडे में भी नहीं आना। फिर 10-15 दिन में एक बर्थडे में चले गए, 10-15 दिन में कोई शादी है, एक शादी, उससे ज़्यादा नहीं जाना। अब उससे ज़्यादा प्रोग्राम हो रहा तो उससे भैया बचना है, ठीक है। फिर वो वाले आते हैं, फिर तो रोज़ 2 घंटे बर्थडे के लिए, 2 घंटे शादी के लिए, तो फिर बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो फिर इन चीज़ों से बचना है। अब बात आती है वे कोचिंग करें या ना करें, कि कोचिंग से ही काम होगा कि बिना कोचिंग। तो देखो भैया एक बात बताऊं, कोचिंग के बिना भी काम हो जाएगा और कोचिंग से भी काम होगा। अब दोनों चीज़ समझना है, इसमें क्या फ़र्क क्या है। देखो आप बिना कोचिंग के नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एक बात है ना, कोई भी बच्चा जब पढ़ेगा, तैयारी करेगा, तो उसे डाउट आएगा ही आएगा। अब जब डाउट आएगा तो वो डाउट क्लियर कौन करेगा। अब बात आती है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं कोचिंग के फेवर में या कोचिंग एग्जाम ऐसा कोई बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक्चुअल बात बता रहा हूँ। भाई बच्चे को डाउट, अब आप खुद जब आपको डाउट हुआ तो आप उसे क्लियर करने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपके लिए कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि जो आपका समय, अब आप खुद ही लग गए उसको डाउट को क्लियर करने, तो हो सकता है उसमें जो डाउट जो था मुश्किल से अगर किसी टीचर से पूछ लेते तो वो 5 मिनट में बता देता, अब आपने लगा दी उसमें 1 घंटा, तो ये तो टाइम बर्बादी है ना। तो ये टाइम कहाँ से आएगा, टाइम तो रहेगा फिक्स, भाई टाइम तो बन नहीं रहा है, तो टाइम तो आपका वेस्ट हो। तो भाई आप अगर कोचिंग नहीं करते तो आपके पास बच्चों, देखो रियलिटी में ये मानना पड़ेगा, आपका कोई ऐसा सोर्स जरूर होना चाहिए जो आपकी इन तीनों सब्जेक्ट में हेल्प कर सके। अब वो कोई भी सोर्स हो, मैं इसको नहीं कर रहा हूं, मतलब ऐसा सोर्स जो, चाहे आपका यूट्यूब पे कोई सोर्स है, ठीक है, चाहे आपके स्कूल के कोई टीचर हैं, चाहे आपके कोई रिलेटिव हैं, ठीक है, या आपने कहीं दूसरे किसी से बात कर लिया, कोई आपके कांटेक्ट में जो आपकी हेल्प कर सकते, मतलब आपको कोई बंदा ऐसा चाहिए जरूर कि जो आपकी हेल्प कर सके। भाई आप 1 हफ्ते पढ़ लिया, मान लिया, ठीक है, अब 1 हफ्ते में आपके डाउट इकट्ठे हो गए, तो वो कोई तो डाउट क्लियर करने के लिए चाहिए, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि कोचिंग में ही जाके वो काम होगा, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोचिंग को प्रमोट, आप सोच रहे हो कि भाई कोचिंग में जाएंगे कुछ, ऐसा नहीं। भाई कहीं पर भी कोई ऐसा बंदा है जो आपकी हेल्प कर सकता है। मैंने बताया था, मैंने ये बताया भाई यूट्यूब पे अगर आप कहीं लग रहा है आपको कि ऐसा मैटर कि आपकी कोई डाउट क्लियर करा, तो आप वहाँ से कर लो। मतलब आपके डाउट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई जरूर चाहिए, ठीक है। चाहे आपके स्कूल के टीचर है, मान लो आपके कोई स्कूल के टीचर है, वो आपका बहुत फेवर करते हैं, आप जाते हैं, आपको वो टाइम दे देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। या आप उनके घर चले जाते हैं, आपने उनको बोल दिया कि सर आप हमारी हेल्प कर दें, तो ऐसा कोई सोर्स जरूर बना के रखें कि जो जब आपको दिक्कत आए तो वो आपकी हेल्प कर सके, भाई वो आपको चाहिए। बाकी पढ़ना आपको ही है। भाई कोचिंग में भी चले गए तो कोचिंग वाला कोई दवाई वाई तो है नहीं कि भैया लो ये बायो का पी लो, इससे बायो का याद हो, जैसे केमिस्ट्री का पी लो, केमिस्ट्री का याद हो जाएगा, ये पी लो, खा लो, इससे फिजिक्स के न्यूमेरिकल होने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। करना आपको ये, करना आपको ये, ठीक है। अच्छा अब बात ये कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन फिजिक्स में तो क्वेश्चन होते ही नहीं, मतलब क्वेश्चन देख रहे हैं वो हो ही नहीं पाते। तो देखो भाई एक चीज़ है, एकदम आप बैठे क्वेश्चन करने, एकदम क्वेश्चन नहीं होने वाले। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, भैया आप एक्सपर्ट हो गए। कोई भी किसी के पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो आपको बता दे 1-2 दिन में तो आप मास्टर बन जाओ उसके, आपके कोई भी मास्टर बन जाए। आप खुद सोचो
भाई इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, कोटा का नाम है, कोटा में बड़ी बड़ी कोचिंग है। अगर ऐसा होता तो क्या करते हो? वहाँ पर कोचिंग में कहते, सर कहते भैया ऐसा है, फिजिक्स वाले सर कहते भाई मैं इतनी फीस लूँगा तुमसे, तुम आ जाओ मेरे पास और मैं तुम्हें एक दिन पूरा पढ़ाता रहूँगा, सारी ट्रिक बता दूंगा और तुम जो न्यूमेरिकल देखोगे तुम कर लोगे, बस उसके बाद जाओ अपने घर। वहाँ एक एक साल रुक रहे बच्चे, तैयारी कर रहे, पढ़ रहे। क्यों पढ़ रहे? ये चीज़ समझे आप, क्यों पढ़ रहे? वो भी उन्हें क्वेश्चन करा रहे कि एक चैप्टर लिया इसमें ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक होती है, मगर ऐसी कोई उनके पास अल्टीमेट ट्रिक नहीं कि वो एक दिन 2 दिन पढ़ा के सारी ट्रिक बता दें, कहें भैया अब तुम जो न्यूमेरिकल देखोगे कर लोगे, जो न्यूमेरिकल देखोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन करा गलत होगा, 2 3 4, फिर धीरे धीरे सही होना शुरू होगा। डिप्रेशन में ना आए, ठीक है, फोबिया ना पाले फिजिक्स का कि फिजिक्स का क्वेश्चन होता ही नहीं, ऐसा। अब दूसरा बच्चे ने क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी समझ में आ गया, लगा दिया, अब फाइनल आंसर गलत हो गया, अब फिर डिप्रेशन। तो देखो फाइनल आंसर अगर आपका गलत हो रहा है तो उसमें 2 चीज़ हो सकती है। आप अगर कहते हो कि मैं क्वेश्चन में पढ़ के फॉर्मूला भी लगा देता हूँ और वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, फाइनल आंसर कर रहा हो, तो उसमें 2 चीज़ क्या है? या तो आप कन्वर्जन में गड़बड़ कर रहे हैं कि आप CGS में दे रखा उसे SI में कन्वर्टर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या सारा क्वेश्चन CGS में ही करना है, मतलब कन्वर्जन आप समझ रहे होंगे, उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, या आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़, ठीक है, स्क्वायर रूट सही से नहीं निकाल रहे, मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर दे रहे हैं। देखो ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड और रूट, ये बेसिक चीजें हैं, इनमें बहुत गलती होती है। ये बेसिक सी चीजें मतलब छोटी सी चीजें हैं, छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। या हम लोग प्लस माइनस इंटू डिवाइड, अब क्या 11th 12th में होता तो है, वही पावर का मल्टीप्लीकेशन आ गया, ठीक है, पावर में वैल्यूज दे रखी हैं, 6.5 इंटू 10 टू पावर -5, 2.8 इंटू 10 टू पावर -13, अब उन्हें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना, तो इनमें है प्लस माइनस इंटू डिवाइडिंग, उनमें छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो उससे क्या, तो फाइनल आंसर गलत हो जाता है। तो भाई आपको अपनी उस कैलकुलेशन नहीं कि आपको क्या करना है, जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब जो आपको लगता है वीक पॉइंट, उन चीजों को दूर करने की कोशिश करना, उसे आप ही देखोगे, ये नहीं कि कोई दूसरा देखेगा तो आपको बताएगा। आपको लग रहा है कि भाई मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ होती है, मैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड या रूट में गड़बड़ कर रहा हूं, उन पर प्रैक्टिस करो, ध्यान दो किस चीज में गलती करता हूं, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अब बच्चे ने बोला है फॉर्मूला भूल जाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है, तो देखो फॉर्मूला याद करते हैं भूल जाते हैं, उसमें मैं समझता हूँ एक हम थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। हम लोगों का फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या रहता है, हमने आज एक फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर, 2 चैप्टर के या 1 चैप्टर के फॉर्मूले याद करे, तुरंत ही लिख के देख रहे हैं। जब उसको तुरंत लिख के देखा, लिख लिया, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, फिर उसके बाद लिख के देख रहे, याद ही नहीं रह रहा। आप क्या करो, एक पेज लो, उस पर एक लिस्ट बना लो, फॉर्मूला नहीं लिखना, आपको उस फॉर्मूले का क्लू लिखना है। जैसे आपको लिखना है टर्मिनल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे लिख लेना। फॉर्मूला किसी का नहीं लिखना, इस तरीके से लिख लेना है। अब अपने एक चैप्टर का पूरा इस तरीके से जितने भी फॉर्मूले हैं उनके क्लूज लिख लिए कि इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, ठीक है। वो तो आपको एक अलग लिखना है, मतलब आपने एक पेज बना लिया जिस पर सिर्फ ये लिखना है कि किस किस के फॉर्मूले आपको लिखना है। अब जब आपने इस तरीके से एक बना लिया तो क्या हुआ, उस फर्स्ट चैप्टर को आपने पढ़ा, अब फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा, अब आप क्या करेंगे, उस दिन उसका टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि उस दिन अगर आप उसका टेस्ट देंगे तो तुरंत पढ़ा तुरंत तो वो याद रहेगा, लेकिन बात हमें ये देखना है कि हमें दूसरे दिन तक याद रहता है नहीं रहता है। तो हमने क्या करना, उस दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, देखेंगे, लिख के देखेंगे। जब नेक्स्ट डे होगा तो वो पेज निकालेंगे, जो पेज हमने बनाया था जिसमें सिर्फ क्लू लिखे थे कि किस किस का फॉर्मूला लिखना है। जैसे हमने बोला एस्केप वेलोसिटी आपने लिख लिया, ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख लिया, पॉजिटिव फार्मूला लिख लिया, बर्नौलीज थ्योरम लिख लिया। उस पेज को निकाला एक चैप्टर का, फटाफट भाई इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। अब उसका तो चेक कर लिए, जब आप चेक करेंगे तो कुछ क्वेश्चन, कुछ फार्मूले जो आपके गलत होंगे, कुछ सही होंगे, या कुछ आप लिख ही नहीं पाए। तो जो सही है तो समझ लो आपने एक दिन के बाद लिखा है तो वो तो आपको जल्दी, वो तो याद ही रहेगा, लेकिन जो गलत हो गए उन पर फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस टाइप का जो आप पेज बनाएंगे उसकी कॉपी करवा लें, फोटोकॉपी, क्योंकि रोज रोज तो लिख के टाइम वेस्ट करेंगे नहीं,
तो उसकी आप क्या कर लें, कॉपी बना लें। मतलब कॉपी का मतलब उसकी कई कॉपी करा लें। एक पेज निकाला, प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे का, अब नेक्स्ट डे से आप सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर्मूले याद करें। फिर जब आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा उसका कंबाइंड वो 2 पेज निकालिए, कोई एक पेज तो फर्स्ट चैप्टर का, एक सेकंड चैप्टर का हो गया। उन दोनों पेज को दोनों पेज के फॉर्मूले लगाए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए, मतलब कोई तीसरा बंदा भी नहीं चाहिए जो आपसे क्वेश्चन वो फॉर्मूले पूछे। आप खुद ही अपना टेस्ट ले सकते हो। लेकिन इस तरीके से नहीं करना, आपने अभी पढ़े अभी लिख के देखा, अभी पढ़े अभी लिख के देखो याद रहेंगे। अब दूसरे दिन तीसरे दिन कहाँ याद रह रहे हैं, या हफ्ते 15 दिन के बाद में तो याद ही नहीं रह रहा है। तो उसका तरीका ये है कि जब ये इस तरीके के पास आपके पास एक शीट होगी, उससे आप कभी भी अपना टेस्ट ले सकते हो। जब भी आपको लग रहा है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे पेज, तो आप उन से अपना टेस्ट ले सकते हो किसी भी चैप्टर का, कितने भी चैप्टर का। उसे बार बार आपको एफर्ट नहीं करना, एक बार आपको एफर्ट करना पड़ेगा, एक बार आपको उसको लिखना पड़ेगा। ये चीज होगी। दूसरा क्या होता है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। बिल्कुल बात सही है, क्वेश्चन देखा उसकी लैंग्वेज समझ में आई। देखो क्वेश्चन में पहली चीज तो समझ लो, कोई ऐसी अल्टीमेट चीज होती नहीं कि मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि आपको कोई बता दे तो आपको वो ट्रिक बता दे तो आप उसको कर लो। ऐसा किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं। लेकिन क्या है, कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जिन्हें हम याद कर लेते हैं या जिन्हें हम समझ लेते हैं, तो क्या होता है, हम क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाते हैं, कर पाते हैं। मतलब हमारे लिए वो चीज आसान होने लगती है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा कोई अल्टीमेट ट्रिक नहीं, किसी ने बता दिया कि वो ऐसा कर लो तो आप जो क्वेश्चन देखोगे, जो न्यूमेरिकल देखोगे, आप तो बस उसको लपेट डालोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके लिए क्या है, देखो जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको करना ये है कि उस क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखना है। अब क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसकी वो लैंग्वेज को घुमा सकते हैं, लैंग्वेज को घुमा सकते हैं, लेकिन यूनिट नहीं घुमा सकते। यूनिट आप जैसे आपको दिया है कहीं फोर्स दिया तो आप फोर्स ना लिखें, आप सिर्फ एफ लिखें। मास दिया है तो एम लिखें। पूछा क्या है, एक्सेलरेशन, तो ए लिखें, उसका क्वेश्चन मार्क लगा। जो आपको गिवन उसमें वैल्यूज दे रखी हैं, फिजिकल क्वांटिटी दे रही, उनके सिंबल लिखें, कभी भी उनको पूरा पूरा ना लिखें। लैंग्वेज को वो मूव कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन आप फिजिकल क्वांटिटी जो दी होगी उसकी यूनिट थोड़ी बदल देंगे। उसकी यूनिट, वो यूनिट आपको बताएगा कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आया? तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी क्वेश्चन को करने में। आगे है कि बच्चे कहते हैं आगे करते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। भाई देखो एक चीज है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ना है। जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ा, थर्ड चैप्टर पढ़ा, फोर्थ चैप्टर, तो बहुत सारे बच्चों को कहते हैं कि भाई हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा भूल गए। ये बिल्कुल बात सही है। देखो ये प्रॉब्लम कब दूर होगी, जैसे मान लो आपने 11th की पूरी बुक कंप्लीट कर ली, तो जब तक आप उसमें मिसलीनियस प्रॉब्लम नहीं करोगे, यानी कि आपने 11th पूरा कंप्लीट कर रखा है, अब आप क्या कर रहे हो, आप मिसलीनियस यानी कि पूरी बुक में से क्वेश्चन रेंडमली नहीं करोगे, तब तक आपको सारी चीजें एक साथ याद नहीं रहेगी। अगर आप फर्स्ट चैप्टर करा, सेकंड करने लगे, थर्ड करा, उसका फोर्थ करा, तो ऐसा होता है कि भाई आप 5, 6, 7 चैप्टर पहुंचे, 2-4 महीने हो गए, अब 2-3 महीने पहले करा था उसमें आधी चीजें भूल गए। तो सारी चीजें रेंडमली जब तक हम उन्हें क्वेश्चन को करेंगे नहीं, एक साथ करेंगे, तभी वो याद रहेंगे। उसके लिए यही है कि अगर आप पीछे का भूल रहे हैं तो जब आपका 11th क्लास का पूरा सिलेबस हो जाता है तो फिर आप उसमें मिसलीनियस प्रॉब्लम लगाएं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन हो, सेकंड के भी हों, थर्ड के भी हों। इस तरीके से आप पेपर अरेंज करें अपना, और अपना मतलब उसको सॉल्व करें। पेपर बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं, हर तरीके के पेपर मिल जाते हैं आजकल तो, ऑनलाइन और बुक्स बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप हर तरीके से ले सकते। तो ये प्रॉब्लम तभी दूर होगी। अब इसके लिए वैसे कुछ नहीं, अब आप सोचेंगे क्या करें, कोई ट्रिक बस यही है कि आपको क्वेश्चन, अब जैसे आपने 12th का भी कंप्लीट कर लिया, तो अब आपको सब चीज़ें कैसे याद रहेंगी, सब चीज़ें ऐसी याद रहेंगी कि भाई आप ऐसा पेपर सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 11th की क्वेश्चन है, 12th के क्वेश्चन है, तो सारे जब क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कोई क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन लगा रहे हैं,
तो आपके दिमाग में वो इधर उधर इधर उधर, कभी फर्स्ट चैप्टर का, कभी 8 चैप्टर का, 6 चैप्टर, इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे तो उनके फॉर्मूले आपको याद आएंगे। तो इसका तरीका यही है कि अगर आप आगे का पढ़ते पीछे का भूल जाते हैं तो जब आप मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे तभी ये चीज़ें याद हो सकती हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से मैंने कई चीज़ों को डिस्कस किया। और अगर इसकी, क्योंकि देखो बेटा ऐसा ना, कोई ये नहीं कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जिन क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस करा वही सिर्फ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। कॉन्फिडेंट रहें, अपने ऊपर भरोसा रखें। जब तक आप अपने ऊपर बेटा भरोसा नहीं रखोगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। नीट क्रैक करना है, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है। आप समझ लो, एक ऑर्डिनरी इंसान जब वो एक नीट क्रैक कर लेता है तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आ जाता है। समझ में आया? वो डॉक्टर बन जाता है, एक टैग लग जाता है, एक वो ब्रांड बन जाता है। तो आपको समझना है कि भाई हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, तो उसका रास्ता छोटा कैसे हो सकता है, उसका रास्ता आसान कैसा हो सकता है। कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ मेहनत भी बड़ी होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ऐसे ही मिल जाएगा आसानी से, तुम्हें बड़े छोटे में डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको समझना, आपको मेहनत करना और अपने ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ऊपर भरोसा रखना। जब आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तभी काम बनेगा, सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जम के मेहनत करें, लगे रहें, कभी घबराए ना, कभी नेगेटिव ना हो, सक्सेस जरूर मिलेगी। तो कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।